नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी कुशल होंगे, शानदार होंगे। जैसे कि हम आपसे प्रॉमिस कर चुके हैं बेटा पहले कि हम एसएससी जीडी के तहत एक सीरीज चला रहे हैं, एक टारगेट बैच की सीरीज चला रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज मैं नितिन कुमार अपना पहला लेक्चर आप सबके सामने लेके प्रस्तुत हुआ हूं, जहां मैं थोड़ा सा एसएससी जीडी के बारे में आप सबको बेटा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं पहले। उसके बाद हम मैथ्स के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए। पहले थोड़ा सा हम एसएससी जीडी के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या है, कौन सा सब्जेक्ट उसमें आते हैं, कितने क्वेश्चन पर सब्जेक्ट से आते हैं। तो शुरू करते हैं बेटा। देखिए एसएससी जीडी शानदार पद है बेटा, जैसे कि आप सभी जानते हैं। 26,146 पद लेकर आया है एसएससी इस बार आपके सामने। ठीक है, यहां पर 4 सब्जेक्ट होते हैं। मैथ्स जिससे 20 क्वेश्चन आते हैं बेटा आपके, जीएस जिससे भी 20 क्वेश्चन आते हैं। यहां पर बेटा आप सबके लिए की शानदार चीज ये है कि आप लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश में चूज कर सकते हैं। कुछ बच्चे जो हिंदी को प्रेफर करते हैं वो हिंदी चूज कर सकते हैं, कुछ बच्चे जो इंग्लिश को प्रेफर करते हैं वो इंग्लिश चूज कर सकते हैं बेटा। यानी कि लैंग्वेज आप हिंदी या इंग्लिश में कोई भी चूज कर सकते हो। इसके भी 20 क्वेश्चन होंगे। और लास्ट में आ जाता है बेटा आपका जनरल इंटेलिजेंस, जिसे आप रीजनिंग भी कह देते हैं। तो रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से टोटल बेटा 80 क्वेश्चन आपके पेपर में होंगे। तो हमारा लक्ष्य यह है कि इन 80 क्वेश्चन में से आप कम से कम बेटा, कम से कम की बात कर रहा हूं, 75 क्वेश्चन सटीक आंसर दे पाओ। इसी लक्ष्य के तहत हम इस पूरे सीरीज को चलाएंगे, इस पूरे बैच को चलाएंगे, जहां कम से कम आप 80 में से 75 क्वेश्चन का सटीक आंसर दे पाएंगे बेटा। मैं नितिन कुमार आशा करता हूं मैथ्स में कि 20 में से 20 क्वेश्चन आप सही करेंगे बेटा। ठीक है, तो जुड़ते हैं मेरे साथ आज अपने कुछ मैथ्स के क्वेश्चन के लिए। तो लेकर आ रहे हैं बेटा आप सबके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है बेटा, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपए की राशि निवेश की जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए जैसा कि आप सब जानते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एसएससी में। और जीडी है तो ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन की हम बात नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि हमें सही करना है बेटा। आपको जीरो से हीरो बनाना है। फोकस हमारा फिलहाल एसएससी जीडी पर है, ज्यादा हाई लेवल नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं 5,000 रुपए की राशि, सबसे पहली बात बेटा चक्रवृद्धि ब्याज, इस चीज को ध्यान रखेंगे बेटा। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में। चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज को सोल्व करने का सबसे आसान मेथड जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा, उसका नाम है ट्री मेथड। क्वेश्चन के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा उससे पहले, ठीक है, क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं। जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन है, इससे मिलते जुलते सिमिलर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए बेटा। जैसे ट्री मेथड की मैं बात करूं, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसा ब्याज है जो मूलधन पर तो ब्याज देगा ही देगा, उसके साथ साथ आज लगने वाले ब्याज पर आने वाले हर साल ब्याज देगा। यानी कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है बेटा। मूलधन के साथ साथ जो पहले साल ब्याज लगा है वो आने वाले हर साल ब्याज देगा ही देगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 5,000 रुपए। कितनी राशि दे रखी है बेटा आपको? 5,000 रुपए। कितने साल की बात है? आप समय देखेंगे बेटा, कितने साल हैं? 2 वर्ष। 2 वर्ष के लिए है तो आप यहां से ये 2 लाइन बना देंगे। उसके बाद आते हैं बेटा रेट पर। दर कितनी दे रखी है? 10%। कितने परसेंट बेटा? 10%। क्योंकि अगर मैं 5,000 की बात करूं पहले साल कितने पर ब्याज लेगा? 10% पर। कितने पर लेगा बेटा? 10% पर। तो 5,000 का 10% कितने रुपए बनेंगे? 500। अब दूसरे साल भी अगर मैं मूलधन पर ही ब्याज लगाऊं तो मूलधन मेरा फिक्स है 5,000, जिस पर 10% का ब्याज कितना रहेगा बेटा? 500 रुपए। 5,000 का 10% 500 रुपए। 500 रुपए पहले साल भी मूलधन ने ब्याज दिया और दूसरे साल भी मूलधन दिया। अभी हम मूलधन की बात कर रहे हैं सिर्फ। मूलधन 5,000 रुपए है, पहले साल 10%, दूसरे साल भी 10% का ब्याज दिया। अब चूंकि बात है चक्रवृद्धि ब्याज की, और चक्रवृद्धि ब्याज ये कहता है कि मुझे तो ब्याज पर भी ब्याज चाहिए। यानी कि पहले साल का जो ब्याज है 500 रुपए, ये दूसरे साल भी ब्याज देगा। बस यही डिफरेंस है बेटा साधारण और चक्रवृद्धि में। यानी कि ये जो पहली लाइन बनती है ये आपकी कहलाती है साधारण, SI।
और जब ये ब्याज पर भी ब्याज लग जाता है तो ये बन जाता है बेटा CI। अब 500 रुपए का 10% अगर मैं बात करूं तो कितना बनेगा बेटा 50 रुपए। 500 रुपए का 10% कितना बना बेटा 50 रुपए। तो अगर मैं टोटल 2 साल के CI की बात करूं तो 500 500 1000 और 50 कितना बनेगा 1050। तो आपका ऑप्शन सी 1050 सही होगा। उम्मीद करता हूं थोड़ा सा ट्री मेथड के बारे में आप समझ पाए होंगे बेटा। चलिए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए चूंकि हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं बेटा तो एक ही चैप्टर से आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। अब क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से आ जाते हैं, यही प्रैक्टिस सेट का फायदा भी है। बच्चा कहता है सर मैं चक्रवृद्धि ब्याज सोल्व कर रहा हूं, साधारण भूल गया, या मैं PNN भूल गया, प्रॉफिट एंड लॉस भूल गया, परसेंटेज भूल गया। तो बेटा यही प्रैक्टिस सेट का फायदा, इसीलिए मैं पूरे साल भी कहता आता हूं कि भाई प्रैक्टिस सेट आप अपना डे 1 से ही लगाते चलो, ताकि ये वाली जो समस्या बच्चे के सामने आती है कि आज PNL कर रहे हैं तो परसेंटेज भूल गए, परसेंटेज कर रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस भूल गए। भूलना नहीं है, भूलेंगे कब नहीं, जब हम लगातार उस चैप्टर की क्या करते रहेंगे प्रैक्टिस सेट में हर चैप्टर से क्वेश्चन आएगा बेटा। तो यही आपका फायदा है प्रैक्टिस सेट लगाने का। और जितना फायदा प्रैक्टिस सेट से होगा बेटा, आप कितने भी लेक्चर ले लो कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है प्रैक्टिस सेट लगाना। जैसे ही मेंसुरेशन का क्वेश्चन है बेटा, एक घनाभ का आधार क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन, आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा वॉल्यूम। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इंग्लिश मीडियम के होंगे, तो आयतन को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं वॉल्यूम। ध्यान देना, अब चूंकि हम बात कर रहे हैं घनाभ की, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो आप सभी जानते होंगे घनाभ का आयतन कि घनाभ का आयतन होता है बेटा लंबाई गुना में चौड़ाई और गुना में ऊंचाई। अब चूंकि यहां बात कर रहा है बेटा घनाभ का आधार, आप सभी बच्चे जानते हैं बेटा घनाभ का आधार एक आयत होता है, आयताकार होता है, इस तरह का एक घनाभ बनता है। रटिएगा मत बेटा, बाद में पहले ही मैं बता रहा हूं रटिएगा मत, चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा, मेंसुरेशन के फॉर्मूले के रटिएगा मत। अब ये घनाभ मैंने बनाया जिसका आधार क्या है एक ये देखिए ये है बेटा घनाभ जिसका आधार क्या है आयत। और आयत के अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, आयत के क्षेत्रफल की बात करूं तो वो क्या होता है लंबाई गुना में चौड़ाई। यानी कि ये जो वैल्यू आपको दे रखी है ये लंबाई गुना चौड़ाई की दे रखी है, कितनी 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं यहां पर लंबाई गुना चौड़ाई के स्थान पर 34 रख दूं और ऊंचाई कितनी है बेटा 3.5, तब 34 की 3.5 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आपके सामने होगा बेटा। तो समझिएगा ये कि ध्यान से सुनिएगा बेटा। अब इस तरह की जितनी भी आकृति होंगी, अब आकृति कैसी कि जिसका आधार और जिसका टॉप यानी कि बेस और टॉप सिमिलर होंगे, जैसे इसी में आपका घन भी आ जाता है बेटा, इसी में आपका बेलन भी आ जाता है बेटा, ठीक है, इसी में आपका प्रिज्म भी आ जाता है बेटा। अब प्रिज्म भी एक ऐसी आकृति है जिसका बेस और टॉप एक जैसे होते हैं। अब चाहे वो बेस त्रिभुजाकार हो, आयताकार हो, वर्गाकार हो, षटकोण हो, किसी भी आकृति का वृत्ताकार हो, जितना बेस होगा वही उसका क्या होगा टॉप भी होगा उतना ही। जब बेस और टॉप एक जैसे हो तो वो आकृति कहलाती है आपकी प्रिज्म। क्या कहलाती है बेटा प्रिज्म। और कोई भी प्रिज्म हो उसका आयतन हमेशा ध्यान रखना बेटा, प्रिज्म का आयतन जो होगा वो आधार का क्षेत्रफल और गुना में ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई होता है बेटा। जिन बच्चों को नहीं पता वो इसको लिख लेंगे, किसी भी प्रिज्म का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई। एरिया ऑफ बेस और इनटू में हाइट। अब चाहे वो क्वेश्चन घनाभ का हो, घन का हो, बेलन का हो, किसी भी आकृति का हो, आपको कुछ नहीं करना बेटा, आधार आपको आधार देखना है। जैसे बेलन का आधार कैसा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आप सभी जानते हैं पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर और इनटू में एच। तो ये हो जाता है आपको बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। आशा करता हूं
बात समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत किसी बच्चे को हो तो वो कमेंट करके बता सकता है बेटा। अगले प्रैक्टिस सेट में हम उस दिक्कत को दूर करने की कोशिश करेंगे। बहुत जल्दी हम लाइव भी आएंगे तो चीजें लाइव भी आपके सामने सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, फिलहाल अभी हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं, तो अगर किसी बच्चे को किसी तरह का कोई भी डाउट आता है तो वो कमेंट करके हमें बता सकता है बेटा। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन, 10,000 रुपए की धनराशि का एक हिस्सा 8% तथा शेष को 10% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है यदि वार्षिक ब्याज की औसत दर। देखिए बेटा, मैथ के अंदर सबसे अहम जरूरी हिस्सा होता है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। जब तक आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला। बेकार है आपका पढ़ना, छोड़ दीजिए अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ सकते तो। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है बेटा। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो मैथ्स बेहद आसान होगा आपके लिए। फिर पढ़ते हैं, 10,000 की धनराशि का एक हिस्सा 8% की दर पर तथा शेष 10% की साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है यदि वार्षिक ब्याज की औसत दर 9.2% हो तो दोनों हिस्से ज्ञात करिए। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, पहले क्वेश्चन समझा देता हूं। मेरे पास 10,000 रुपए हैं, मैंने एक हिस्सा यानी कि चाहे वो कुछ भी पैसा हो, 5,000 5,000 हो, 4,000 6,000 हो, या जो भी मतलब इसने ऑप्शन दे रखे हैं इस तरह से कुछ भी हो, 3,000 7,000 हो, मैंने एक बंदे को दिया और बाकी दूसरे को दिया। एक बंदे को 8% पे दिया, दूसरे को 10% से दिया। भाई ये भी मुझे ब्याज देगा और ये भी मुझे ब्याज देगा, तो जो एवरेज ब्याज मेरे पास निकल के आएगा पूरे 10,000 रुपए पर इन दोनों से, वो रेट कितना है? वो रेट है बेटा 9.2 सेंटीमीटर, सॉरी 9.2%। अब इस क्वेश्चन को करने के बेटा 3 तरीके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सेम पूछा है बेटा एसएससी ने, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला बेसिक तरीका, जैसे बच्चे के दिमाग में एकदम क्या चलता है क्वेश्चन को पढ़ते ही, बच्चे के दिमाग में चलता है कि यार x मान के करता हूं कि 10,000 में पहला हिस्सा मान लो x रुपए था, तो दूसरा कितना होगा 10,000 माइनस x। इसको कितने परसेंट पे दिया? 8% पे। कितने समय के लिए दिया? 1 साल। वार्षिक ब्याज की दर दे रखी, 1 साल की बात कर रहा है, ठीक है नी। प्लस इसको भी कितने परसेंट पे दिया? 10% पे। कितने साल के लिए दिया? 1 साल के लिए। बटे में 100 यहां भी आता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, बटे में 100 यहां भी आता है। इतना पैसा दिया। अब मुझे जो एवरेज मिला 1 साल में वो कितना ब्याज मिला? 9.2%। कितने रुपए पर? 10,000 पर। जब मैं 10,000 का 9.2% निकालूंगा तो भाई कितना बनेगा? 920 रुपए। कितना बनेगा बेटा? 920। अब सुनिएगा ध्यान से बेटा, 8x इसको सोल्व कर लेंगे, प्लस जब मैं 10 के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा ये 100 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 8 में से माइनस 10 2x, 920 92,000, 1 लाख में 92,000 उधर जाएगा, तो माइनस 2x बराबर ये 1 लाख उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा बेटा। बिल्कुल बेसिक तरीका, बहुत ही धीरे धीरे हम सोल्व कर रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि जिस दिन सीख जाओगे उस दिन अपने आप दौड़ना शुरू कर दोगे। माइनस से माइनस खत्म, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 4,000 रुपए। यानी कि एक धनराशि जो मैंने x मानी थी 8% पे, वो मेरी कितनी निकल के आई? 4,000 रुपए। यानी कि अगर मैं 8% पे 4,000 रुपए दे रहा हूं तो 10,000 में 4,000 गए कितने? 6,000 रुपए में कितने पे दूंगा? 10% पे। क्लियर है बेटा? लेकिन ये बहुत लेंथी हो जाता है कैलकुलेशन, कंपटीशन के मतलब का नहीं है बेटा। तो दूसरा मेथड जो सबसे आसान मेथड है, एलिगेशन मेथड भी है, मैं उसको फिलहाल नहीं बता रहा हूँ, ज्यादा लंबा समय खिंच जाता है फिर एक ही क्वेश्चन पे, ठीक है। फिर किसी लेक्चर में एलिगेशन मेथड भी सिखा देंगे आपको इसी का। फिलहाल एक बहुत ही आसान मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड है, उसको आपके सामने लेकर आ रहा हूं। वीडियो को पॉज करके बेटा अगर नोट करना चाहे कोई कर सकता है इसको। देखिए ध्यान देना बेटा, मेरे पास कितने पैसे थे? एक्चुअली यार पड़ोस में शादी है तो आपको डीजे की आवाज भी आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई ये डीजे हमें रोक नहीं सकते, ठीक है। हमें फोकस करना है पढ़ाई पे, तो बिल्कुल बेफिक्र होके आपका पूरा फोकस यहाँ होना चाहिए, ठीक है ना। 8% और दूसरी जो 10% थी, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं तो कोई आपत्ति आपको शायद नहीं होगी।
भाई इस 10 को जो मुझे 10% एक हिस्सा मिल रहा था उसको मैंने कितना लिख दिया, 8 + 2। अब पूरे 10,000 रुपए पर समझिएगा बेटा ध्यान से, 10,000 रुपए पर मुझे कितना ब्याज मिला, मुझे मिला 9.2%, यानी कि 10,000 का 9% मुझे कितना मिला, 920 रुपए ब्याज के मिले मुझे पूरे एक साल में, इस पूरे प्रोसेस से। लेकिन अगर मैं बेटा इस तरह से चलूं कि 10,000 रुपए पर मैं सिर्फ और सिर्फ 8% का ब्याज लूं बेटा, समझिएगा इस चीज को, 10,000 रुपए पर अगर मैं 8% का ब्याज लूं, ये भी 8%, ये भी 8, इस दो को थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं अपने पास से, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ बेटा कि ये दो भी लिखा है। मैंने कहा 10,000 रुपए पर अगर इससे भी 8% लिया, इससे भी 8% लिया, तो 10,000 का 8% मेरे पास कितने पैसे आ गए एक साल में, अरे कितने आने चाहिए थे, 800, लेकिन आए कितने, 920। कितने रुपए फालतू आए, ये आए बेटा 120 रुपए फालतू। और ये 120 रुपए फालतू क्यों आए, अरे आप सभी बता देंगे कि यहाँ पर 8 नहीं था बेटा, 2% ज्यादा था, और इस 2% ज्यादा की वजह से ही कितने रुपए ज्यादा आ रहे हैं, 120 रुपए, यानी कि 2% की वैल्यू 120 है। तो भाई 100% की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, 2 से आप इसको काट लेंगे 60, और 60 की जब मैं 100 में गुना करूंगा तो भाई कितने मिलेंगे, यानी कि इस पर लगाई गई राशि कितनी है, 6,000, 10 में से 6 गए तो भाई कितने बचेंगे यहाँ, 4। बेहद आसान सवाल, उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा बेटा। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट है तो वो रिपीट करके भी देख सकता है वीडियो को। इस तरह से लगातार प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन होंगे तो आप एकदम जीरो से हीरो बन जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब ये क्वेश्चन आ गया स्पीड डिस्टेंस टाइम का। एवरेज स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, स्पीड डिस्टेंस और टाइम से एवरेज स्पीड बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भोपाल से वाराणसी तक जाने के लिए एक ट्रेन की औसत चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा वापस लौटते समय यह औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो इस पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात करिए। देखिए जहां तक मैं अभी तक मैंने एनालाइज किया है, बच्चों को देखा है, तो औसत चाल ना बच्चे रट लेते हैं भाई। क्या है कि जहां भी एवरेज स्पीड की बात आई, ज्यादातर बच्चे के मुंह से यही निकलता है 2xy अपॉन में x प्लस वाई। लेकिन इसके गहराई बच्चों को नहीं पता होती है, क्यों लगाते हैं, कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, क्या करना होता है इसके लिए, ये बच्चों को नहीं पता बेटा। ठीक है, तो आज थोड़ी सी डिस्कशन इसके ऊपर भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एवरेज स्पीड के ऊपर भी। बेटा ये जो 2xy अपॉन x प्लस वाई है, इसको सिर्फ एक कंडीशन के तहत आप लगाते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता वो भी सुन लीजिएगा कि जब आप एक निश्चित दूरी की बात करें, यानी कि जब आप वाराणसी से भोपाल जा रहे हैं और उसी दूरी को वापस तय कर रहे हैं, यानी कि अगर दूरी बराबर है, अगर दूरी बराबर है, दूरी बराबर का मतलब कि जितनी दूर आप जा रहे हैं बेटा उतनी ही दूर अगर आप आ रहे हैं, तो आपकी एवरेज स्पीड ये लग जाएगी बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन बाई चांस इसी क्वेश्चन में ये हो जाता कि आप पहले भोपाल से वाराणसी गए, वाराणसी से फिर आप लखनऊ गए, ठीक है, अब डिस्टेंस दोनों केस में अलग अलग है लेकिन स्पीड इधर की, उस कंडीशन में एवरेज स्पीड क्या होगी बेटा, हाँ ये गलत हो जाता है। तो रटिएगा मत, समझिएगा चीजों को। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है क्योंकि जितना दूर आप जा रहे हैं उतना ही वापस आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर भाई डिस्टेंस बराबर नहीं है तो एवरेज स्पीड के लिए एक बेसिक फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले की बात करूं, तो भाई औसत चाल बराबर कुल दूरी आप जितनी भी चल रहे हैं और बटे में कुल समय, जितना भी आपको समय लग रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं भोपाल से वाराणसी गए, ठीक है 700 किलोमीटर, वाराणसी से लखनऊ गए 500 किलोमीटर, तो कुल दूरी कितनी चली, 7 और 5 1200 किलोमीटर। 10 घंटे यहां लगे, 4 घंटे यहां लगे, टोटल समय कितना लग गया, 14 घंटे। भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात दीजिए। लेकिन अगर डिस्टेंस इक्वल है तो आप इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों चीजें मैंने डिफरेंशिएट कर दिया बेटा, आपको रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। x क्या है बेटा, जाने में लगी चाल कितनी है 100, यानी कि 2 गुना 100 गुना में y कितना है बेटा 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80, और बटे में 100 प्लस 80 कितना हो जाएगा
180। 0 से 0 खत्म, 2 से कट जाएगा बेटा 9, तो ये आ जाएगा आपका 800 और बटे में 9, 9 अट्ठे 72 बटे 8, फिर 80 हो गया, 9 अट्ठे 72, फिर ये 8 चलता रहेगा बेटा इसी तरह से, यानी कि सही ऑप्शन आपका क्या होगा 88.89 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा करता हूं यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत है तो भाई वो कमेंट करके बता सकता है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। पहली क्लास है ये आज हमारी, ठीक है, तो आप किसी भी तरह की दिक्कत को कमेंट करके बता सकते हैं बेटा। आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेन 18 सेकंड में प्लेटफॉर्म को और 8 सेकंड में उस पर खड़े एक व्यक्ति को पार करती है। यदि ट्रेन की लंबाई 100 मीटर हो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करिए बेटा। ये एक ऐसा चैप्टर है जहां बच्चे को दिक्कत सबसे ज्यादा आती है। जितना मैंने एनालाइज किया बच्चे को दिक्कत सबसे ज्यादा आती है ट्रेन वाले क्वेश्चंस में। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है इसीलिए तो हम हैं तो भाई ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखेंगे ध्यान से कैसे होगा। एक चीज आप सबने सुनी होगी बेटा, जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है, किसी खंबे को पार करती है, नहीं सुना है तो मैं बता रहा हूं, जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, किसी खंबे, किसी स्पॉट ऐसे चीज को पार करती है जिसकी अपनी कोई लेंथ ना हो, तो बेटा उस कंडीशन में ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। जिस बच्चे को ये बात ना पता हो नोट कर लेना कि जब कोई ट्रेन किसी खंबे, किसी व्यक्ति आदि को पार करती है तो अपनी लंबाई यानी कि जितनी उस ट्रेन की लंबाई है वो उतनी ही दूरी तय करती है। ठीक है, दूसरी पॉइंट यहां पर ये बनता है, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, किसी खंबे, किसी नदी आदि को पार करती है तो वो अपनी लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। यानी कि ये और प्लस ये, इन दोनों की लंबाई क्या होगी उस कंडीशन में, ऐड हो जाएगी बेटा। जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, किसी खंबे को पार करती है तो वो अपनी लंबाई चलती है, बट जब कोई रेलगाड़ी किसी अन्य रेलगाड़ी या किसी प्लेटफॉर्म या किसी ब्रिज या किसी नदी आदि को पार करती है तो वो दोनों की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है। अब इस चीज को समझिएगा बेटा। क्वेश्चन ये कह रहा है एक ट्रेन 18 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है, यानी कि समझो ये ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन इसको पार कर रही है कितने सेकंड में, 18 सेकंड में। अब इस प्लेटफॉर्म पे कोई लड़का खड़ा है, कोई आदमी खड़ा है। अब ये ट्रेन जब उस व्यक्ति को पार करेगी तो सिर्फ अपनी लंबाई तो चलेगी, यानी कितना चलेगी 100 मीटर। तो भाई यहां से कितना समय ले रही है 8 सेकंड। यानी कि इस बात को समझिएगा, यानी कि कोई ट्रेन 100 मीटर चलने में कितना समय ले रही है 8 सेकंड। तो भाई यहां से ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी, दूरी कितनी चली वो 100 मीटर, कितने समय में 8 सेकंड में। तो कितनी हो गई 100 बटे 8 मीटर प्रति सेकंड। यहां तक कोई दिक्कत, मेरे पे ट्रेन की स्पीड आ गई, लेकिन उन्होंने पूछा था प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब जब इस स्पीड से ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी, स्पीड आपकी सेम है, यानी कि चाल बराबर दूरी 100 मीटर तो ट्रेन की है, प्लेटफॉर्म की कितनी रही होगी हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए, कितनी, ठीक है। और बटे में क्या समय, समय कितना ले रही है 18 सेकंड। कुछ नहीं करना, सोल्व कर लेंगे। 2 से कट गया 4 बार, 2 से कट गया 9 बार, 4 से कट जाएगा कितनी बार 25, 25 निमा 225, तो प्लस x, तो 100 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 125। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है भाई 125 मीटर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, उम्मीद करता हूं नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं बहुत ही तेजी से, क्योंकि समय हमारे पास कम है बेटा। समय मात्र 2.5 महीने है और इस 2.5 महीने में मुझे आपको 0 से हीरो बनाना है। मेरी नजरों में आप सभी 0 हैं अभी। हो सकता है बहुत से बच्चे बहुत ही होशियार हो, सभी क्वेश्चन का आंसर आ रहा हो पहले से, ठीक है, लेकिन मैं आपको 0 मान के चलूंगा फिलहाल। 2.5 महीने बाद मेरी नजरों में आप सब हीरो होंगे, ठीक है जी। तो आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। क्या कमाता है, लाभ। इस चीज को ध्यान समझिएगा। जब आप कोई चीज बेच रहे हो, आपको लाभ हो रहा है, तो आपने वो चीज खरीदी भी तो होगी। मैं ये कह रहा हूं कि मैं 20 रुपए की कोई चीज खरीद के लाया, ठीक है, मैंने 24 रुपए की बेच दी। अरे जितना मैं खरीद के लाया था उतना ही तो मैंने बेचा, तभी तो मुझे 4 रुपए का लाभ हुआ। तो इस चीज को समझिएगा, लाभ क्या है भाई। लाभ आप सब जानते हैं, व्हाट इज प्रॉफिट, एसपी माइनस सीपी।
यानी कि विक्रय मूल्य, अगर मान लो मैं 24 रुपए की कोई चीज बेच रहा हूं, 20 की मैंने खरीदी थी, तो मुझे लाभ कितने का हुआ? लाभ कितने का हुआ? 4 का। अरे किसी चीज के विक्रय मूल्य में से क्रय घटाओगे तभी तो लाभ आएगा, सिंपल सी बात है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 20 मीटर कपड़ा बेच रहा है। अरे 20 मीटर कपड़ा अगर वो बेच रहा है तो उसने 20 मीटर खरीदा भी तो होगा। यानी कि अगर मैं लाभ की बात करूं, समझिएगा भाई, फिलहाल मैं क्वेश्चन को लिख के करा रहा हूं, डायरेक्ट भी बता दूंगा बिना पेन चलाए आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दे सकते हैं। सुनो, फिलहाल 20 मीटर कपड़ा बेच रहा है, मैं कह रहा हूं कि 20 मीटर खरीदा भी होगा, तो 20 मीटर के जो एसपी होगा, एसपी ऑफ 20 मीटर, जो भी इसका एसपी होगा में से अगर मैं सीपी घटा दूं, सीपी ऑफ 20 मीटर, तो वो क्या कह रहा है? लाभ कितना है? 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य है। यानी कि जो लाभ है ये भाई किसके बराबर है? एसपी ऑफ 4 मीटर। ठीक है, ये 4 मीटर का एसपी है, 20 मीटर का एसपी उठ के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर आएगा प्लस का, यानी कि 20 सीपी बराबर होगा 20 एसपी में से 4 एसपी माइनस होंगे, कितने बचेंगे? तो यहां से सीपी और एसपी का जो रेशियो बनेगा वो 16 और बटे में 20, 4 से कट जाएगा। ठीक है जी, तो यानी कि एक तरह से मैं देखूं तो 4 रुपए की चीज को खरीदकर मैंने कितने में बेच दिया? 5 में। कितने का लाभ हुआ? 1 का। और लाभ किस पर बेटा? सीपी पर होता है, आप सभी जानते हैं, और इनटू में 100। तो आंसर विल बी 5%। आंसर विल बी 25%। अब समझिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन सा हो जाती है इसके साथ, तो बहुत ही सिंपल से तरीके से मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूं कि भाई मैं ये कह रहा हूं कि मैं 20 चीजें बेच रहा हूं। अगर मैं ये कहूं कि 1 रुपए की एक चीज मैंने बेची, समझिएगा, सुनिएगा ध्यान से, 1 रुपए की एक चीज मैंने बेची और मैंने 20 चीजें बेच दी, तो मेरे पास 20 रुपए आ गए। अरे 1 रुपए का एक पेन है और 20 पेन बेच दिए तो 20 रुपए आ गए। जब 20 रुपए मेरे पास आ गए और मैंने देखा कि मुझे लाभ कितने का हुआ? 4 पेन का। क्वेश्चन में लिखा है 4 मीटर कपड़े का हूं या 4 पेन को, बात देखिए। मैंने देखा कि मेरे पास लाभ 4 रुपए का है, वे 4 रुपए मैंने उठा के जेब में रखे, तो मेरा खर्च कितना हुआ था? 16। फिर समझो, 20 रुपए की चीज मैं बेच रहा हूं जिसमें 4 रुपए लाभ के हैं, उसको उठा के जेब में रखा, मैंने खर्च कितना करा था? 16। यानी कि 16 की मैंने खरीदी होंगी और 20 की बेच दी। 16 की खरीदी होगी, देख लो इधर, सीपी 16 है और 20 की बेच दी, एसपी 20 है, कितने का लाभ? 4 का लाभ, कितने पर? 16 पर, और गुना में 100। सिंपल। आई होप कि ये चीज समझ आ गई होगी बेटा, किसी को कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, धन्यवाद। अगले क्वेश्चन पे, जॉन एक निश्चित दूरी का 2/3 भाग बाइक से यात्रा करता है और शेष 6 किलोमीटर पैदल चलता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसने कितने किलोमीटर की दूरी तय की? समझिएगा भाई इस चीज को, 2/3। एक बात मैं हमेशा बता दूंगा बेटा आपको, पूरे मैथ्स के दौरान अगर कभी फ्रैक्शन आपके सामने लिखा है तो इस फ्रैक्शन के साथ बेटा एक वर्ड हमेशा जुड़ता है, का, की, के। क्योंकि जो फ्रैक्शन है ना, या तो ये किसी वैल्यू का होगा, किसी पैसे का होगा, किसी मान का होगा, किसी भी चीज का होगा, यानी कि जिसका भी ये होगा फ्रैक्शन, वो हमेशा नीचे वाली वैल्यू मानी जाएगी बेटा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अब ये बात समझ नहीं आई होगी लेकिन एग्जाम्पल देता हूं। जोन एक निश्चित दूरी का, निश्चित दूरी किसका है ये? अरे किसका है? तो भाई ये है निश्चित दूरी का। मैंने वही कहा, किसी ना किसी का होगा ये फ्रैक्शन, और जिसका भी होगा वो नीचे वाली वैल्यू होगी। यानी कि वो निश्चित दूरी कितनी रही होगी? 3। वो चला कितनी? 2। बची कितनी? 1। इस 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 किलोमीटर। अरे 3 में से 2 चल गया तो 1 ही तो बचा, इस 1 की वैल्यू कितनी दे रखी? 6। उसने पूछा कुल दूरी कितनी थी? 3। तो 6 तिया 18 किलोमीटर आंसर। फ्रैक्शन देखने में जितना मुश्किल बच्चों को लगता है बेटा, उतना ही आसान होता है फ्रैक्शन। ठीक है,
बहुत आसान होता है फ्रैक्शन, बशर्ते कि आप उस चीज को सही अप्रोच के साथ फॉलो करें। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, धन्यवाद। अगले क्वेश्चन की तरफ, ये दो, यदि किसी आयत की लंबाई, मेंसुरेशन का क्वेश्चन फिर से आगे बेटा, यदि किसी आयत की लंबाई 4:5 के अनुपात में बढ़ जाती है, 4:5 के अनुपात में बढ़ जाती है, इस लाइन का मतलब समझने की कोशिश करिएगा बेटा। 4:5 के अनुपात में बढ़ जाती है, क्या बढ़ रही है? लंबाई। का मतलब है कि पहले 4 थी, अब कितनी हो गई? 5 हो गई। 4:5 के अनुपात में बढ़ जाने का मतलब है कि पहले लंबाई 4 थी, अब कितनी हो गई? 5 हो गई। और चौड़ाई 3:2 के अनुपात में कम हो जाती है, का मतलब है कि भाई पहले चौड़ाई 3 थी, अब कितनी रह गई? 2, कम हो गई। तो इसके क्षेत्रफल किस अनुपात में घट जाएगा? अरे मेरे प्यारे से बच्चों, क्षेत्रफल होता क्या है आयत का? लंबाई गुना चौड़ाई। पहले लंबाई 4 थी, चौड़ाई 3 थी, तो क्षेत्रफल कितना होगा? 12। अब लंबाई 5 है, चौड़ाई 2 है, तो अब क्षेत्रफल कितना होगा? 10। तो किस अनुपात में घट गया? 6:5। खत्म। सिंपल है बिल्कुल, कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं होगी किसी बच्चे को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन होता नहीं है बच्चों से। चतुर्थ अनुपात, तृतीय अनुपात, मध्य अनुपात, ये पूछ लेता है अक्सर। तो एक बहुत ही छोटी सी चीज आपको बताऊंगा कि अगर रेशो 3 दे रखे हैं, यानी कि ए, बी और सी की बात कर रहा है, का मतलब क्या है? ये पहला अनुपात, ये मध्य अनुपात, ये तृतीय अनुपात। अगर 3 में कोई पूछ रहा है तो भाई बहुत ही सिंपल है। एबीसी कब बनते हैं आपके? जब ए अनुपात बी और बी अनुपात सी होता है। आपने बनाए भी होंगे। अगर मैं इन दोनों को समान कर दूं, इक्वल कर दूं भाई, तो ए अपॉन बी बराबर होगा बी अपॉन सी के। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो बी स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा? ए सी। यहां से बी की जो वैल्यू आती है अंडर रूट ऑफ ए सी आती है, जिसे आप मध्य अनुपात बोलते हैं बेटा, क्योंकि बी क्या है? बीच में है। पहली बार लेक्चर ले रहा हूं बेटा मैं डिजिटल बोर्ड पे, तो थोड़ा सा ये हो जाती है, देखो इस तरह की, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं, ये हुआ भाई मध्य अनुपात 3 में। अगर यहां से तृतीय अनुपात पूछ लेता, इसी में 3 में तृतीय पूछ लेता कि सी की वैल्यू बताओ, तो सी की वैल्यू आ जाती बेटा बी स्क्वायर अपॉन ए। क्या आ जाती? बी स्क्वायर अपॉन ए। ये तृतीय अनुपात है 3 में। ये लिखते रहना, जो क्वेश्चन है मुझे वही बताना है बेटा। उस क्वेश्चन से रिलेटेड 2-4 चीजें जब तक आपको ना समझ में आए तो क्या मजेदारी है। सॉल्यूशन तो कहीं भी मिल जाएंगे क्वेश्चन के, ठीक है। ये तो हो गया अगर ए बी सी की बात हो, 3 की बात हो। अगर बात हो 4 की, जैसे चतुर्थ अनुपात पूछा है, का मतलब है ए बी सी और डी, यानी कि चारों अलग अलग होंगे। अगर मैं इसी में इन दोनों को समान कर दूं तो भाई बिल्कुल सेम ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी होगा। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि पूछा क्या है। जैसे यहाँ चतुर्थ अनुपात पूछा, यानी कि डी की वैल्यू पूछी है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ 4 अनुपात इस तरह से होंगे बेटा। अगर डी की वैल्यू पूछी है तो डी की वैल्यू देखिए यहां से क्या निकलेगी? C इंटू बी अपॉन में ए। क्या निकलेगी? C इंटू बी अपॉन में ए। ये A है, ये B है और ये C। D आपसे पूछा, D आपसे पूछा है तो D की वैल्यू निकालेंगे बेटा, ध्यान से जल्दी से। C इंटू बी, C इंटू बी 15 इंटू 7, 15 इंटू 7 और बटे में 5, नहीं सॉरी 3, 3 पंजे 15, 5 सत्ते 35। तो कितना होगा चतुर्थ अनुपात? 35। क्लियर है? दोनों चीजें समझ में आ गई। इसमें अगर तृतीय पूछे और इसमें तृतीय, अगर यहाँ पे सी की वैल्यू पूछ ले तो भाई अलग बनेगी, ए इंटू डी अपॉन बी बनेगी, ठीक है ना। तो तृतीय अगर 4 में तीसरा पूछ रहा है तो अलग होगा, 3 में तीसरा पूछ रहा है तो अलग होगा। वो यहां से पता चल जाएगा क्वेश्चन में। 3 देके चौथा पूछ रहा है, कि बात 4 की हो रही है। 2 देके तीसरा पूछ लेता तो बात 3 की होती, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बेटा पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड। एक पाइप 20 मिनट में किसी टंकी को भर सकता है, जबकि भरी टंकी को एक रिसाव भी यहाँ पाइप की तरह काम करता है बेटा। लीकेज जिसे आप बोलते हैं, रिसाव मतलब लीकेज, 28 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो इसे भरने में कितना समय लगेगा? बेहद आसान क्वेश्चन ये आप सबके लिए है बेटा। ए, कोई पाइप ए मान लिया मैंने, जो किसी टंकी को 20 मिनट में भर रहा है,
ठीक है। बी मान लिया मैंने उस रिजर्व को जो 28 मिनट में इसको खाली कर रहा है। समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले एक बेसिक सी बात बताता हूं, जब भी कोई आदमी किसी काम को करता है, चाहे आदमी करे, चाहे पाइप करे, चाहे टंकी भरे, चाहे कोई घर बने या कुछ भी काम हो, उस काम को करने में एफिशिएंसी का बहुत ही बड़ा रोल होता है बेटा। और ये एफिशिएंसी जिसे आप क्षमता कहते हैं क्या होती है, इन बच्चों को नहीं पता सुन लेना बेटा। एफिशिएंसी का बहुत अहम रोल होता है। एफिशिएंसी होती है अ वर्क डन इन पर यूनिट टाइम, एकांक समय में किया गया कार्य है। अगर 3 घंटे में आप कुछ काम कर रहे हो तो आप 1 घंटे में कितना कर पा रहे हो वो आपकी क्षमता है। आप 10 दिन में कोई काम कर रहे हो तो आप 1 दिन में कितना कर पा रहे हो वो आपकी क्षमता है। यानी कि पर यूनिट टाइम, अगर मिनट में दे रखा है तो 1 मिनट में कितना कर रहे हो, घंटे में दे रखा है तो 1 घंटे में आप कितना काम कर रहे हो वो आपकी क्षमता है। ठीक है। और ये क्षमता होती है भाई वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। इसीलिए एफिशिएंसी निकालने के लिए मैं वर्क एक ऐसी वैल्यू मानता हूं भाई जो इस टाइम से डिवाइड हो जाए, पूरी तरह कट जाए, पॉइंट में ना बने। और पॉइंट कब नहीं बनेगा? जब आप वर्क एक ऐसी वैल्यू लेंगे जो इस टाइम से दोनों से क्या हो जाए, डिवाइड, यानी कि इन दोनों का एलसीएम। इसलिए आपने देखा होगा एलसीएम लिया जाता है। उसी एलसीएम को क्या माना जाता है बेटा? वर्क माना जाता है। एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो भाई कितना आ जाएगा? 140। ठीक है। एलसीएम लेने का एक सबसे आसान तरीका है बेटा, बचपन से तो आप ये वाला तरीका अप्लाई कर ही रहे हो, लेकिन अगर समय बचाना चाहते हो, ये तो आम जिंदगी, अगर मेंटोस जिंदगी जीना चाहते हो तो ध्यान देना, इन दोनों में वो वैल्यू लिख लेना बेटा जो कॉमन है, जो कॉमन है, मैक्सिमम कॉमन है। मैंने देखा मैक्सिमम कॉमन कितनी है? 4 अलग से ले लिया, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। 4 से जब मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार कटेगा? 5 बार। और इसको काटूंगा तो कितनी बार कटेगा? 7 बार। 5 चौक 20 सत्ते 140 आपका एलसीएम आ जाएगा। इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन को बाहर निकालने के बाद जो बच जाएगा उनकी मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा बेटा? एलसीएम आ जाएगा हमेशा। बस हाईएस्ट कॉमन बाहर आ जाना चाहिए। उसके बाद इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं बनना चाहिए, यानी कि ये दोनों आपस में कैसे होने चाहिए? सह अभाज्य, को प्राइम। कैसे होने चाहिए बेटा? सह अभाज्य होने चाहिए, को प्राइम। यानी कि जब दो ऐसी संख्या जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कि जिनका एचसीएफ कितना हो? 1, क्या कहलाता है? को प्राइम। ये छोटी छोटी बातें हैं, पता होनी चाहिए बेटा। ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया? 140। अब 20 से 140 को डिवाइड किया, एफिशिएंसी निकालनी है। 140 काम को 20 दिन में कर रहा है, कितनी आई? 7। कितनी आई बेटा? 7। अब चूंकि ये एक रिसाव है, टंकी को खाली कर रहा है बेटा, यानी कि ये काम को बिगाड़ रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव ले लेंगे। 28 पंजे 140। इसको इस तरह से देखो कि मैं किसी काम को कर रहा हूं और ये उस काम को बिगाड़ रहा है। जैसे ये टंकी को भर रहा है और ये टंकी को खाली कर रहा है। मैंने 7 यूनिट काम किया, इसने 5 बिगाड़ दिया, तो हुआ कितना? अरे 2 यूनिट तो हुआ। इसने 7 लीटर भरी, इसने 5 खाली कर दिया, तो टंकी में कितना पहुंचा? 2। पहुंचना कितना है? दोनों को मिलकर कितना काम करना है? 140। यानी कि 140 काम को कितने की क्षमता से? 2 की क्षमता से। कितने समय में करेंगे? 70 मिनट में कर। आसान था, कोई मुश्किल नहीं है बेटा। आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। राम कुछ वस्तु है 890 में 70, ये रुपए है बेटा। 890 रुपए में 70 की दर से खरीदता है और 890 रुपए में 60 की दर से बेच देता है। यानी कि 890 रुपए की 70 वस्तुएं लाया और 890 रुपए की 60 बेच दी। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं बेसिक से करने बैठ जाऊं, फॉर्मूले से करने बैठ जाऊं बेटा, तो ये बहुत लेंथी बढ़ जाएगा क्वेश्चन। क्यों? कैसे बैठेगा भाई? फॉर्मूले के लिए आपको क्या चाहिए होता है? आपको सीपी चाहिए होता है, आपको एसपी चाहिए होता है, तभी तो आप प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 करके प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं बेटा। लाभ प्रतिशत तभी तो निकालते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य पता होना चाहिए उसके लिए। कैसे निकले? 70 वस्तुएं खरीदी 890 रुपए की, तो भाई एक वस्तु कितने की होगी? समझिएगा, पहले मैं बेसिक से, हर बच्चे के दिमाग में जो बेसिक घूमता रहता है ना, फॉर्मूला लगाएंगे, उसको दूर करना चाह रहा हूं थोड़ा सा। क्योंकि जब तक सही अप्रोच नहीं आपके दिमाग में घुसेगी तब तक बेटा एग्जाम क्रैक नहीं होगा। जब तक गधों की रेस में गधे बनकर दौड़ते रहोगे तब तक जीत नहीं पाओगे। अगर गधे की रेस में घोड़ा बनके दौड़ोगे तभी जीत हासिल होगी बेटा। ठीक है। अब गधे तो दौड़ ही रहे हैं, अब आपको मानना है कि आप गधे बनके दौड़ना चाहते हैं या घोड़ा बनके। इसके 2 ऑप्शन शायद कहीं मतलब आए नहीं है, शो नहीं हो रहे। ये थे बेटा,
कोई नहीं, मैंने लिख दिया 16 से 2/3 और 17 से 1/3। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे जीतेंगे। पहले तो बेसिक से देख लेते हैं, जो सभी कर रहे हैं सीख लो, मतलब देख लो आपके दिमाग से, जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक वो घुसेगा भी नहीं। ठीक है ना, तो इसको निकालना जरूरी है। ये मेरा सीपी आया, यानी कि मैंने इतने रुपए की एक वस्तु खरीदी होगी। अरे इतने रुपए में 70 वस्तुएं खरीदी है, तो एक वस्तु तो 89/7 की होगी ना। बेची कितने की? इतने की बेची। अब लाभ कैसे निकलता है? अरे मैं 20 रुपए की लाया, 24 की बेच दी, लाभ कैसे निकला? 24 में से 20 को घटाया तभी तो लाभ आया, यानी कि एसपी माइनस सीपी किया। यानी कि जब मैं एसपी में से सीपी को घटाऊंगा, अरे 89/6 में से जब मैं 89/7 को घटाऊंगा तभी तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। अब इस प्रॉफिट को निकालने के लिए देखो कितना काम झाम मुझे करना पड़ेगा। एलसीएम लिया 7 6 42, 7 की पहले इधर गुना करी, फिर 6 की इधर करी। ठीक है, तो 7 9 63, 6 और 7 8 56 और 6 62 और 6 9 54, 5 8 6 48, 48 और 5 ठीक है जी। तो जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 89/42। ये आया मेरा लाभ भाई, परसेंट नहीं आया, समझिएगा ध्यान से। अभी लाभ आया, सिर्फ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है? लाभ बटे में सीपी, सीपी कितना था और गुना में 100। 89 से 89 खत्म हो जाएगा, 7 ऊपर जाएगा बेटा, तो 7 6 42, यानी कि 100 बटे में 6। और जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो आंसर आएगा 16 से 2/3%। ए ऑप्शन। कितना लेंथी क्वेश्चन हो गया। ये बेसिक तरीका जो हर बच्चे के दिमाग में खुरापात घूमता रहता है। ठीक है, लेकिन नहीं, इतना समय नहीं होता। अगर भाई रेस जीतनी है तो अपने अप्रोच को बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे? आइए ध्यान दीजिए। देखिए भाई, जब मैं कोई चीज खरीद के लाया और मैंने वो चीज बेच दी, ठीक है, तो दो तरह से लाभ मैं ले सकता हूं। पहला तरीका कि या तो मैं पैसे में लाभ लूं, कि मैंने कितने पैसे खर्च करे थे खरीदने में और कितने पैसे खर्च करे बेचने में। पहला तरीका तो ये होता है। या मैं वस्तुओं में लाभ लूं, जैसे मैंने 100 रुपए खर्च करे थे, कुछ वस्तुएं लाया और 100 रुपए में मैंने उससे कम बेच दी। जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूं, मेरे पास 100 रुपए हैं, मैं ऐसे ऐसे 10 मार्कर खरीद के ले आया और मैंने ये 10 मार्कर में से 8 मार्कर बेच दिए 100 रुपए में। मेरे पास पैसे तो 100 ही रुपए है ना, क्या मुझे पैसे में लाभ मिला? नहीं, लेकिन लाभ तो हुआ ना। कैसे लाभ हुआ? कि मेरे पास 2 मार्कर बच गए। तो लाभ दो तरह से होता है बेटा, एक पैसे पर और एक वस्तुओं पर। ठीक है, अब यहां पे आप किसी पे भी लाभ ले लो, आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने खरीदने में कितने रुपए खर्च करे थे? 890 रुपए। बेचने में भी कितने रुपए खर्च करे? 890 रुपए। देखना ध्यान से। और एक चीज और मैं बताऊंगा आपको बीच में बेटा, भी 890 रुपए में खरीदा, 890 रुपए में बेच दिया। खरीदी कितनी थी? 70। बेची कितनी? 60। अरे बेची कितनी? 60। कितनी बच गई मेरे पास? 10। तो ये जो 10 वस्तुएं बची, यही तो मेरा लाभ है। अरे 70 पे बची या 60 पे बची? भाई एक चीज हमेशा ध्यान रखना, लाभ या बढ़ना, अधिकता, मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ये हमेशा छोटी वैल्यू पर होता है भाई। ये हमेशा ध्यान रख लेना। लाभ अगर ले रहे हो तो उसके अपोन में हमेशा छोटी वैल्यू आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, मेरे पास 2 ड्रम भरे हुए हैं, मतलब 2 ड्रम है, एक पूरा भरा हुआ है और एक थोड़ा खाली है, और मुझे किसी को देना है, लाभ करना है, किसी को बढ़ाना है, तो मैं किसको बढ़ाऊंगा? जिसपे कम है, छोटे वाले को तो बढ़ाऊंगा। तो लाभ हमेशा किस पर होगा? सॉरी, लाभ हमेशा किस पर होगा बेटा? छोटी वैल्यू पर होगा। और 60 में 70 में छोटी कौन सी है? 100। वो 60 और गुना में 100। और हानि हमेशा बड़ी वैल्यू पर होगी, बस ये ध्यान रखना। तो 100/6 आंसर विल बी 16 से 2/3%। आई होप कि ये चीज आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, सबसे शानदार क्वेश्चन है बेटा ये। एवरेज का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है एसएससी रेडी के अंदर। इस तरह का, एक बल्लेबाज की 9 पारियों का एक निश्चित औसत था। 10वीं पारी में वह 108 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 6 रन बढ़ जाता है। तो अब उसका औसत क्या है? अब उसका औसत क्या है? समझिएगा बेटा ध्यान से।
पहले बेसिक से बात करते हैं कि एक बल्लेबाज है, वो खेल रहा है, लगातार खेलते जा रहा है, 8 पारी 9 पारी वो खेल चुका। वो कह रहा है कि 9 पारियों का एक निश्चित हो सकता, हमें नहीं पता कितना था, यानी कि चाहे वो एक पारी में एवरेज 100 रन बनाए, 50 बनाए, कितने भी बनाए, यानी कि हमने मान लिया कि एक पारी का जो एवरेज है वो एक्स है। पहले मैं बेसिक से बता रहा हूं, एक पारी का जो एवरेज है वो एक्स है, ठीक है। कितनी पारी खेली? 9, तो टोटल कितने रन बनाए होंगे? 9x। अरे एक में x बना रहा है, 2 पारी में 2x बनाएगा, 3 पारी में 3x बनाएगा, 9 पारी में 9x रन बनाएगा। अब जैसे ही 10वीं पारी आई, उसने कितने रन बनाए? 108 रन बनाए बेटा। अगर मैं कहूं तो ये टोटल 10 पारियों का योग हो गया, ये 9 पारियों का और ये 10वीं पारी का। टोटल उसने 10 पारियों में इतने रन बनाए। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं तो ये 10 पारियों का औसत हो जाएगा, योग बटे संख्या ही औसत होता है, हो जाएगा। और ये किसके बराबर है बेटा? ये जिससे उसका औसत 6 रन बढ़ जाता है, यानी कि पहले जो औसत था x, उससे 6 रन बढ़ जाता है, यानी कितना हो जाता है? x प्लस 6 हो जाता है। ये इस क्वेश्चन को करने का बेसिक तरीका है बेटा। सोल्व कर लेते हैं। 9x प्लस 108 10x प्लस 60, ये 9x इधर आके माइनस होगा बेटा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 108 माइनस 60, इट विल बी 48। लेकिन अब ध्यान देना बेटा, 48 ऑप्शन में है लेकिन सही नहीं है, यही बच्चा गलती कर देता है। उसने पूछा अब उसका औसत क्या है? अरे ये x तो पहले था 9 पारियों में, अब तो 6 रन बढ़ गया, अब तो x से 6 बढ़ गया, यानी कि 48 में 6 बढ़ गया तो कितना हो गया? तो सही आंसर आपका 54 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। कैलकुलेशन में हमारी कोई मिस्टेक नहीं है, 54 होना चाहिए भाई इसका आंसर। अभी दूसरे तरीके से भी चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। समझने का ध्यान से, या तो यहाँ पहले पूछा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे गलती है, या फिर ऑप्शन में गलती है, किसी एक जगह गलती जरूर है, क्वेश्चन की कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बेसिक तरीका हो गया, वो छोड़ो। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जल्दी कैसे करेंगे भाई? एक्सपेक्ट मान के करना हमारे बस की तो नहीं है, ठीक है। गधे से घोड़ा बनना है, गधों की रेस में थोड़ा दौड़ना है। देखिए कैसे बनना है भाई, बहुत ही सिंपल सी बात है। एवरेज क्या कहता है? एवरेज ये कहता है कि मेरे लिए सब बराबर है, यानी कि एवरेज देखता है कि भाई जितने बंदे मेरे पास हैं वो सब इक्वल होने चाहिए, यही तो एवरेज है, सबको बराबर मिलना चाहिए, वही तो एवरेज है, ठीक है। अब वो कैसे मिलेगा समझिएगा कि 9 पारियों का एक निश्चित औसत है, यानी कि मेरे पास 9 बंदे थे, उन सबके पास इक्वल इक्वल कुछ पैसे थे, कोई औसत था, कितना था मुझे नहीं पता। जैसे ही 10वां बंदा आया, वो 108 रुपए लेके आया। 10वां बंदा कितने लाया? 108 रुपए लाया। और वो 108 रुपए लेके जब आया तो उसने देखा कि भाई इनके पास कम है, इसने इन सबको कितने कितने दे दिए, उसके आने से इन सब पे कितना कितना बढ़ गया? 6 बढ़ गया। अब बढ़ा कहां से होगा? जो ज्यादा लाया उसने तो दिया होगा, यानी कि वो 108 रुपए लाने वाला सब बच्चों को कितने कितने रुपए बांट देता है? 6 रुपए। कितने बच्चे थे? 9, यानी कि उसने कितना बांट दिया होगा? 9 6 54 रुपए उसने बांट दिए होंगे बेटा। कितने बांट दिए होंगे? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ जी, ध्यान देना बेटा, 108 रुपए लेकर आया, 54 उसने बांट दिए, तो भाई कितने ले बचे होंगे उसके पास? 54। जो उसके पास अब बचे वही तो अब सबका औसत होगा, जो कि हमारा कितना रहा था? 54। ये बहुत ही बेहतरीन अप्रोच है बेटा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। अभी तो पहला प्रैक्टिस सेट है, बहुत प्रैक्टिस सेट होंगे जहां आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन अगर ये अप्रोच आपकी समझ में आ गई तो एवरेज आपकी मुट्ठी में होगा। पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में क्वेश्चन आंसर आ जाएगा बेटा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक व्यापारी को 45 रुपए प्रति किलो के बाजरे को 32 रुपए प्रति किलो के बाजरे में किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को 48 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% का लाभ हो जाए? ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है बेटा, बेहद सिंपल क्वेश्चन है, आसान तरीके से हम इसको करेंगे। देखिए सबसे पहली बात, जब भी आप एलिगेशन का यूज करते हैं तो भाई मेरे एलिगेशन लगाने के लिए हमेशा जो कंडीशन है वो सेम होनी चाहिए। जैसे 45 रुपए प्रति किलोग्राम, ये क्या है? किसी भी बाजरे का सीपी। 32 रुपए प्रति किलोग्राम, ये किसी और कैटेगरी का बाजरा है, उसका क्या है? सीपी। लेकिन ये 48 रुपए किलोग्राम क्या है? ये दे रखा बेचने पर, यानी कि ये क्या है? एसपी। बस इसी चीज से अवॉइड करना है बेटा, इसी चीज को आपको अवॉइड करना है कि अगर यहां सीपी है तो यहां भी क्या होना चाहिए? सीपी।
लेकिन उसने एक बात बोल दी कि 48 रुपए पर बेचने से 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि 100 रुपए की चीज 120 रुपए की बिक रही है, और 120 रुपए की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 48 रुपए। तो यहां से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 48 बटे में 120, और क्या निकालना है, 100 की वैल्यू, सीपी जब आएगा तो इनटू में 100, 12 चौक 48, 100 चौक 40, यानी कि सीपी कितना आ गया मिक्सचर का, 40 रुपए। सीपी कितना आ गया, 40 रुपए। अब ध्यान देना बेटा, अब आप एलिगेशन लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे कि 45 रुपए किलोग्राम के एक बाजरे के 32 रुपए किलोग्राम का दूसरा बाजरा था, आपने दोनों को मिलाया, दोनों का सीपी कितना बन गया, 40 रुपए। तो 45 और 40 का जो डिफरेंस भाई कितना आया, 5, 32 और 40 का जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 8। ये एलिगेशन लगाया जाता है कि भाई दोनों चीजों का अलग अलग सीपी दे रखा है, एक उन दोनों के मिक्सचर का सीपी दे दिया, यानी कि ये जो मिक्सचर का सीपी आएगा इन दोनों के बीच में लाई करेगा बेटा, इससे बड़ा नहीं हो सकता, इससे छोटा नहीं हो सकता। तो 45 32 के बीच में 40 है कहीं, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस इधर, इन दोनों का डिफरेंस इधर लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, इनकी क्वांटिटी का रेशियो मिल जाएगा, अनुपात मिल जाएगा, यानी किस अनुपात में मिलाया होगा, 8:5 अनुपात में मिलाया होगा। क्लियर है, ये है आपका एलिगेशन। चलिए अगले क्वेश्चन पे, टाइम एंड वर्क का। ए किसी कार्य को 15 दिन में तथा बी उसे 25 दिन में पूरा करता है, यदि दोनों मिलकर काम करना शुरू करें। लेकिन मैंने अभी पाइप एंड सिस्टम का जब क्वेश्चन बताया था, वहां पे बताया था कि एफिशिएंसी का एक बहुत अहम रोल होता है बेटा, यहां भी एफिशिएंसी की ही हम बात करेंगे। एफिशिएंसी कैसे, ए समझिएगा पहले ध्यान से, किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 25, यानी कि एक ऐसी वैल्यू जो इन दोनों से कट जाए, इन दोनों का एलसीएम कितना आया, 75, 15 पंजे 75 और 25 दिया 75। देखो यहाँ भी एलसीएम लेके दिखा देता हूँ, मैंने वहां भी बताया था आपको कि इन दोनों में जो पहले कॉमन है मैक्सिमम वो ले लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, 5, यहाँ पर कितना बचा 3, यहाँ पर कितना बचा 5, 5 या 15 पंजे 75। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया और 5 दिन बाद बी छोड़कर चला गया। 5 दिन तक तो दोनों ने किया होगा, अरे दोनों एक दिन में कितना कर रहे हैं, 8, 5 दिन तक दोनों ने किया, यानी कि दोनों ने मिलकर कितना काम किया, 40। इस 40 काम को दोनों के करने के बाद बचा हुआ 35 काम करने के लिए बी चला गया। क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि 5 दिन बाद बी छोड़कर चला जाता है और इसके स्थान पर कौन आ जाता है, सी, जिस कारण से इस काम कितने दिन में पूरा हो जाता है, 5 दिन में। यानी कि अब इस काम को कौन कौन करेगा भाई, ए और सी करेंगे, क्योंकि बी चला गया और उसके स्थान पर सी आ गया, ए अभी कंटिन्यू कर रहा है। कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में। तो 35 काम को अगर 5 दिन में करेंगे तो एक दिन में कितना होगा, 7। ये 7 आया ए और सी की क्षमता। जहां पर ए की कितनी है, 5, तो भाई अगर 7 में से 5 काम ए ने कराया तो सी ने कितना करा होगा, 2। सी की क्षमता कितनी आ गई, 2। अब वो पूछ रहा है कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। काम कितना है पूरा, 75 को कितने की क्षमता से कर रहा है सी, 2 की क्षमता से। कितने दिन में कर देगा, 37.5 डेज में वो इस काम को क्या करेगा बेटा, कंप्लीट कर देगा, 37.5 डेज में। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बेटा आपके पहले प्रैक्टिस सेट में मैथ्स के जो मैंने आपको कराए हैं। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी कॉन्सेप्ट में किसी बच्चे को कोई भी डाउट अगर हो तो वो कमेंट करके हमें बता सकता है। इसी के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये पसंद आई होगी वीडियो, ठीक है। अगर पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि अगला लेक्चर आपको समय से मिल जाए। उसी के लिए धन्यवाद।